बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र के निशान भी बढ़ने लगते हैं और अगर उम्र के निशान की बात ना हो तो कितनी बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी और कारण से कुछ ऐसे मार्क्स हमारे चेहरे पर या फिर हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों पर होते हैं जिन्हें जो हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं कम कर देते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अगर कॉन्फिडेंस हो ना उसके लिए कोई शक्ल सूरत की जरूरत नहीं होती, आप वैसे ही सारी जहां के मालिक बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी दुर्घटनावश या फिर जन्मजात कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप थोड़ा से परेशान रहते हैं तो उसका जो सोल्यूशन है वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी की जब बात आती है तो हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कितनी सेफ है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत से सवाल अगर आपके जहन में इस विषय में हैं तो उन सभी सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं हम एफएम रेनबो पर। 102.6 की फ्रीक्वेंसी है और हमारे साथ फोन पर रहेंगे हमारे एक्सपर्ट आज के, जिनका नाम है डॉक्टर विकास पांथरी। आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी से संबंधित आपकी अगर कुछ भी सवाल हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप में से बहुतों के सवाल मैंने कुछ अपने आप भी तैयार किए हैं तो उन्हें भी हम डॉक्टर पांथरी से पूछेंगे। हम तक अपने सवाल पहुंचाने के लिए आपने टाइप करना है RAIN यानी कि रेन, स्पेस देके अपना सवाल लिखिए। कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हम पूरे 1 बजे तक डॉक्टर पांथरी के समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे और उसका समाधान भी हमें मिलेगा। और फिर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी जगह लिखनी है और भेज देना है 5301 पर 53010। विकास पांथरी हमारे आज के एक्सपर्ट हैं जो कि कॉस्मेटिक सर्जन हैं, साथ ही साथ आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं और आज हमें बताने वाले हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो कितनी सेफ होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल जहन पे होते हैं और मुझे लगता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी हम और आप जैसे आम लोग भी अगर किसी चीज के बारे में अपने बारे में परेशान है अपनी शक्ल सूरत से तो क्या हम भी करा सकते हैं। डॉक्टर विकास पांथरी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। एंड जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे लोगों का सवाल आपसे यही है कि हम जैसे लोग यानी कि हम और बहुत सारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे लिए भी है या फिर ये एक एलीट क्लास जो होती है जो बड़े संपन्न है उन्हीं लोगों के लिए है। और खासतौर से जो छोटे शहर हैं उन शहरों में कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या स्कोप है, क्या स्थिति है। बहुत सारी सवालें आज मैं आपको पूछने वाली हूँ आने वाले 1 घंटे में। जी प्लीज। देखिए, पहला तो ये सवाल कि कॉस्मेटिक सर्जरी क्या हम भी करा सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि काफी टाइम पहले जब 10, 12, 15 साल पहले बूम आया था इन सर्जरीज का, तब ज्यादातर हम ये सोचते रहे ये सेलिब्रिटी है, इन्होंने ही कराया होगा, इसने नाक की सर्जरी कराई होगी, इसने फेस की सर्जरी कराई होगी, ये गोरा कैसे हो गया। अवेयरनेस इंडिया में धीरे धीरे आई है कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। लेकिन हाँ, अब ऐसा है कि इवन मिडिल क्लास पीपल, अपर मिडिल क्लास पीपल, लोअर मिडिल क्लास पीपल, एवरीवन इज सपोर्टिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज बिकॉज इसका डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। नाक की सर्जरी हो गई, अब किसी लड़की की शादी होनी है, अगर उसकी नाक मोटी है, वो थोड़ा पतला करना चाहते हैं, करेक्ट। किसी लड़के के बाल कम है सर पे और उनको लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि भाई 1 साल पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। तो ये इतना वाइड वेरिंग डोमेन हो चुका है, अब हर कोई चाहता है कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी अब कराएं। अब इसकी अवेयरनेस काफी बढ़ गई है इंडिया में। दूसरे, जो आपने टायर 2 सिटीज की बात करी, कुछ एक कॉस्मेटिक सर्जरीज जैसे कि टमी टक हो गया, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो गया, राइनोप्लास्टीज हो गया, इनमें थोड़ा अभी अवेयरनेस आनी बाकी है। लेकिन हाँ, कई सर्जरी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट ये बहुत कॉमन है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिलासपुर जी, रुद्रपुर, दुर्ग, पटना, आरा, ढेरी इज इन बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये चीजें ऐसी हैं। इवन उत्तराखंड में कई सारे शहर जहां से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ट्रांसप्लांट कराने। तो अवेयरनेस बिकॉज ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट के काफी पेनिट्रेशन के कारण सब जगह इंटरनेट अवेलेबल है, सब जगह लोग यूट्यूब देख रहे हैं, सब जगह लोग रिजल्ट देख रहे हैं बिफोर आफ्टर के। हमारा कई जगहों पे इंटरव्यू जा रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी, सब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि हाँ मेरे को जाके कराना है। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी की हम बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक चीज इससे जुड़ी हुई है कि जो लोग संपन्न हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो जो है वही लोग इस चीज को कराते हैं और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसी तरह के कुछ सवाल भी हम तक पहुंच रहे हैं और शहनाज का भी हम तक मैसेज आया है मेरठ से, जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जैसे लोग, आम लोग भी क्या कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं अगर कुछ हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो?
बिल्कुल आकृति जी, मैं आपको एक चीज से अवेयर करा देता हूँ। जैसे हमारी क्लिनिक चेन है रेडियंट क्लिनिक, हमारा कई सारी एनबीएफसी से टाई अप है। ये क्या करती हैं, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का, क्योंकि हॉस्पिटल बिलिंग में इन्वॉल्व होती है, किसी सर्जरी बड़ी है और उसका बजट 80,000 90,000 भी चले जाता है, तो इसको हम फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शंस में तोड़ देते हैं, जिसको पेशेंट को 18 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में कुछ मात्र 15-20 हजार रुपए की डाउन पेमेंट देकर सर्जरी कराना अवेल हो जाता है। 45 दिन बाद वो अपना ईएमआई दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनियां इंस्टॉलमेंट्स जो दे रही हैं इन पेशेंट्स को, वो 0% इंटरेस्ट पे दे रही है। जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा के आने से, जो हालांकि ये मैं नहीं बोलूंगा बहुत पहले से थी, 2016-17 से ये चालू हुई है, जब बहुत सारी कंपनियां जैसे बजाज हो गया, इन सब ने अभी मेडिकल फील्ड में अभी लोन्स देना, ईएमआई इंटरेस्ट फ्री देना चालू करा है। तो अब वेरीड रीच हो गई है, इतनी रीच हो गई है कि अब मिडिल क्लास पीपल भी, आप मानेंगे नहीं, जिनकी 30,000 सैलरी, वो मुझसे 1-1 लाख रुपए की सर्जरी भी कराते हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा। निशित का दिल्ली से इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस में आती है? मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में इसका खर्चा शामिल होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं कवर होता है। अच्छा। उसका कारण है, कॉस्मेटिक सर्जरी में भी कुछ एक हम जो छोटे प्रोसीजर ले लेते हैं, लाइपोमा जैसे, कुछ एक इंश्योरेंस कंपनी है स्टार अलायंस से, ये लोग दे देते हैं। अदरवाइज 99.9% कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर नहीं होती है इंश्योरेंस में, बिकॉज दे आर नॉट डिजीजेस, दे आर सम, आप कह सकते हैं पर्सनल आइडेंटिटी सिंड्रोम है। जैसे मुझे लगता है मेरी नाक मोटी, मुझे तो पतली करानी, हालांकि बाकी परिवार को लगता नहीं कि अब तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किसी लड़के को अपने गंजेपन से प्रॉब्लम है, पर उसकी वाइफ को नहीं है, और वो इसलिए कराना चाहता है कि मेरी सोशल प्रोफाइल बढ़े। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक रूटीन हमारी मेडिकल डिजीजेज या बीमारियां नहीं है जो कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कवर करें, तो ये इसलिए कवर नहीं होती इंश्योरेंस कंपनियों में। हाँ, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शन बहुत अच्छे, 3,000 रुपए महीने की ईएमआई, 4,000 रुपए महीने की ईएमआई वो पेशेंट्स के हिसाब से लगा दी जाती है बाय थ्रू दीज कंपनीज। क्या बात है। अच्छा, आपसे बड़ी जानने की उत्सुकता हो रही है, आप इस फील्ड में इतने समय से हैं, कि कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिसका हम कॉस्मेटिक सर्जरी करवा सकते हैं? क्योंकि पहले तो यही लगता था कि चेहरे पे की जो चीजें हैं उसी पे कॉस्मेटिक का नाम आते ही चेहरे का ही पहचान सबसे पहले आती है। तो किस किस चीजों की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है? देखिए, सर के टॉप से लेके टो तक बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं जिसकी नहीं कर सकते। करेक्ट। हम सर से शुरू आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ हेयर ट्रांसप्लांट। हम रूटीनली रेडियंट में वी आर डूइंग 300-400 हेयर ट्रांसप्लांट तो साल के ही हो जाते हैं हमारे। अच्छा। बाकी कॉस्मेटिक सर्जरियां 200-250 हो जाती है। तो उसमें कैसा है, आंख की सर्जरी है, अंडर आई बैग निकालना है आपने, चीक्स को आपने बड़ा करना है, फिलर्स डलवाने हैं, नाक की सर्जरी है, चिन की सर्जरी है, चिन आपने छोटी करनी है, जॉ लाइन शेव करनी है, कई लेडीज का जॉ मोटा होता है उन्हें पतला करना है। वहां से आप आर्म्स, चेस्ट, मेल फीमेल चेस्ट दोनों, टमी जो उनको पेट कम करना है, अब लाइपोसक्शन करना है, टमी टक करना है, बैक का करना है, हिप्स एंड थाइज लाइपोसक्शन करना है, यहाँ तक कि सेक्स रीअलाइनमेंट सर्जरीज भी, सेक्स रीअलाइनमेंट सर्जरीज भी अब चालू हो चुकी हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। तो टॉप टू बॉटम आपका कोई भी ऐसा पार्ट हो शरीर का, उसको ठीक करने को ही तो कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं, कि उसकी विजुअल अपील पहले से बेटर हो जाए। जी 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 जी। और मैसेज हम तक कुछ पहुंच रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की है, तो हम तक इन साहब का, रोशन साहब हैं यूपी से, ये मैसेज आया है और कहते हैं कि मेरी उम्र जो है वो 30 के आसपास है और जल्दी शादी भी होने वाली है, और बाल जो है इनके बहुत कम उम्र में ही गिर गए थे। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ तो कितना वक्त लगता है इस प्रोसीजर में, इसके बारे में बताएं डॉक्टर विकास। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जब आप कराएं तो आप ये समझें कि आपको अपने हाथ में कम से कम मिनिमम 6 से 12 महीने का एक पीरियड रखना है, जब आप कहें कि हाँ मैं अब अपनी मैरिज के लिए तैयार हूँ। होता क्या है, ट्रांसप्लांट के बाद 3 पड़ाव आते हैं। 0 to 4 months यानी सोए थे, ये बाल गिर जाते हैं, जो लगाए हुए बाल होते हैं, पहले ये शेड होते हैं, शेडिंग पीरियड में जाते हैं। 4 to 8 months जागो, अभी थोड़ा थोड़ा आने शुरू होते हैं। हालांकि 6-7वें महीने तक हेयर लाइन जो हम फ्रंट की बनाते हैं, जो हम बाल लगाते हैं, 60-70% उनमें से बाल आ जाते हैं, थोड़े पतले रहते हैं, पर वॉल्यूम बढ़ जाता है नंबर्स के हिसाब से। फाइनली वो मोटे होकर मैच्योर 12 महीने में ही होते हैं। तो किसी को भी किसी फंक्शन को या मैरिज को या अपनी करियर में किसी प्रोफाइल के टाइम पे अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है तो इट इज मच बेटर कि उसके 7-8 महीने पहले या 12 महीने पहले प्लान करें। जी जी जी। और एक और सवाल हम तक आया है, आपने कहा कि लिपोसक्शन के माध्यम से ये भी एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। देखिए, हमारे लिपोसक्शन क्या है,
फैट को सकआउट करना, इसको अगर हम हिंदी में विभाजन करें, फैट को सकआउट करना, ये किसी भी पार्ट का करा जा सकता है, हाथ का भी करा जा सकता है, मेल्स में छाती का भी करा जा सकता है, पेट का भी करा जा सकता है, लोअर बैक का भी करा जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल पेट का। तो पेट में ऐसा होता है, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। जो हमारी मसल है रेक्टस अब्डोमिनस मसल, उसके बाहर जितना फैट है सेलुलाइट, उसको हम सक्शन के माध्यम से निकाल देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 छोटे छोटे इंसिशन आते हैं जो आपके अंडरवेयर लाइन के आसपास ही रहते हैं और किसी को दिखते भी नहीं है। और वो 2 छोटे इंसिशन से ही हम इन अराउंड 3 to 3.5 आवर्स पर पार्ट, एक पार्ट करने में 1.5 से 2 घंटा लग ही जाता है। एनेस्थीसिया से अंदर बाहर आने में आप टोटल 3 घंटे ऑपरेटिव टाइम पकड़िए कि पूरा फैट सकआउट हो जाता है उसमें से। तो इस सर्जरी की डॉक्टर साहब कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कितना सेफ है ये? आप मतलब कोई उम्र एक ऐसी होती है कि इतने लोगों का ही लिपोसक्शन की सर्जरी हो सकती है, ऐसा कुछ बताएं? देखिए, इसको मैं 2 तरीके से आंसर करूंगा। सेफ्टी पहले हम पेशेंट एंड से देखते हैं। पेशेंट एंड से सेफ्टी होती है कि पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस ना हो। कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर ना हो, हाइपरटेंसिव ना हो, करेक्ट, बहुत ज्यादा उनको शुगर की प्रॉब्लम ना हो, और उनको कोई ऐसा कार्डियक एलिमेंट, यानी पहले उनका बाईपास सर्जरी हो रखी है, अभी ब्लड थिनर चल रहे हैं। इन सारी चीजों में भी पेशेंट को हम ऑप्टिमाइज करके, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, इमरजेंसी नहीं, ऑप्टिमाइज करके सर्जरी के लिए फिट करके ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड, सेफ्टी फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू होती है कि हर पेशेंट जब भी किसी डॉक्टर पे जाए, ये देखे उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितना वो पढ़े लिखे हैं, कितना उन्होंने सर्जरियां करी हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले। कई बार हम कॉस्ट इफेक्टिव के चक्कर में सीधा घुसते और करा लेते हैं प्रोसीजर, तब हमें लगता है ये सेफ नहीं हुआ था। अदरवाइज इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये सब 90% कॉस्मेटिक सर्जरीज, इवन हेयर ट्रांसप्लांट जो हम इतना करते हैं, दे आर डे केयर सर्जरीज। वो सुबह आइए, शाम को अपने घर जाइए। अच्छा। और हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है तो एक ही सेशन में हो जाता है या इसके लिए कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं? देखिए, अभी कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें। जब अगर पेशेंट का एरिया बड़ा होता है जी, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमको बहुत सिंपल टर्म्स हम इसे तोड़ते हैं। पीछे जो सर के पीछे आपका डोनर एरिया है जी, इसको हम डोनर एरिया बोलते हैं, जहां से हम बाल निकालते हैं। ये हमारे पौरुष के यानी टेस्टोस्टेरोन के लिए रेजिस्टेंट रहते हैं, ये उड़ते नहीं है, जिंदगी भर रहते हैं। एक कहावत है, मेरे गुरुजी कहते थे कि हम ये मृत्यु शैया तक ये जाना ही है साथ में पेशेंट के साथ, तो ये बाल निकालिए। तो आगे जो एरिया है जहां बाल लगने, उसे रिसिपिएंट एरिया बोलते हैं। तो ये डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में क्या आपका रेशियो पॉजिटिव है, यानी डोनर एरिया में इतने बाल हैं कि आपका रिसिपिएंट एरिया कवर हो जाएगा, या डोनर एरिया कम है। इन केस अगर डोनर एरिया कम रहता है तो बियर्ड भी लेनी पड़ेगी, थोड़ा चेस्ट भी लेनी पड़ेगी, वहां पे सेशंस डिवाइड हो जाते हैं। तो केस टू केस वेरी करता है कि ये पूरा एक दिन में निपट जाएगा या इसमें 2 सेशन हमको करने पड़ेंगे जी। रूटीनली व्हाट हेयर ट्रांसप्लांट आई डू, हम पूरे सर की कवरेज एक दिन में 10 से 12 घंटे की सर्जरी में दे देते हैं। अच्छा। विद वेरिंग डेंसिटी, कि पीछे थोड़ी कम रहेगी, आगे ज्यादा रहेगी, जिसका बाद में वो टचअप करके वॉल्यूम बिल्डअप करा सकते हैं 1 साल बाद। जी जी। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े बहुत से सवाल आ रहे हैं। एक तो सवाल यही है कि कितना सेफ है, सर्जिकल प्रोसेस है तो थोड़ा सा डर लगता है। दूसरा सवाल ये है कि लोग इसके लिए अमाउंट मतलब पूछ रहे हैं कि कितना कॉस्ट होती है इस पूरे प्रोसीजर की। और तीसरा सवाल हम तक ये आया है कि कितनी गारंटी होती है कि जो ट्रांसप्लांट हो गया वो अब कितने सालों तक चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि कुछ सालों के बाद दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़े? मैं इन तीनों सवालों के जवाब देता हूँ जी। देखिए आकृति जी, पहले तो कैसा है कि आपको ये समझना है कि ये ट्रांसप्लांट एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है। इसमें कोई फॉरेन बॉडी हम अपने सर में नहीं लगा रहे हैं। लोग डरते हैं कि हाँ भाई हम सर की सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें ब्रेन भी है, कोई प्रॉब्लम ना हो, करेक्ट। लेकिन ये स्किन में 5 लेयर होती है, हम तो स्किन की 2nd लेयर तक ही घुस रहे हैं बस। इसमें भी काफी टेक्निक्स हैं ट्रांसप्लांट में जो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि पेशेंट को एक ही दिन में, सिंगल डे में सेफली हम कवर कर सकें। अगेन जैसा मैंने पहले बोला, अगर आपके डॉक्टर स्ट्रिंजेंट ओटी प्रोटोकॉल्स रखते हैं कि हाँ भाई कोई इन्फेक्शन का हमने चांस नहीं लिया है, पेशेंट को पूरे एंटीबायोटिक कवरेज में ऑपरेट करा गया है, मेडिकली ऑप्टिमाइज करा गया, तो मेरे हिसाब से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं देखे अपने 12 साल के करियर में। सेकंड जो हम बात करते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट हमारा ये एक्सपेंसिव है कि नहीं, तो ट्रांसप्लांट तो मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ एक्सपेंसिव नहीं है। कॉस्ट जो ये पूछ रहे थे, कॉस्ट ट्रांसप्लांट के देखिए 2 तरीके होते हैं। कई सारे क्लिनिक्स बोलते हैं हम 10 रुपीज एक फॉलिकल के लेते हैं, 20 रुपीज एक फॉलिकल के लेते हैं, 30 रुपीज एक फॉलिकल के लेते हैं, जितने बाल मिल गए उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो। वो थोड़ा मेरी प्रैक्टिस नहीं है। मेरी प्रैक्टिस में एरिया ऑफ बॉल्डिंग के हिसाब से चार्ज करता हूँ, क्योंकि एक एक बाल कौन गिनाने बैठे ना हम गिन सकते ना हम गिन सकते। पेशेंट के मन में, पेशेंट को ऐसी चीज के लिए
चार्ज ही क्यों करना जो वो क्वांटिटेट कर ही नहीं सकता, जो चीज वो गिन ही नहीं सकता उसके लिए चार्ज ही क्यों करना। पेशेंट को ये समझाना है कि आपका इतना ऑपरेटिव एरिया है, इसको कवर करने के हमारे ट्रांसपेरेंट चार्जेस इतने हैं, चाहे 10 घंटे चले चाहे 20, चाहे 2 बाल लगे चाहे 20,000 बाल लगे, करेक्ट। और उसमें भी बालों का, जैसे इन्होंने पूछा ये टिकेंगे कि नहीं, ट्रांसप्लांटेड बालों में मैंने पहले भी समझाया था, डोनर एरिया के जो बाल हैं पीछे के, इसमें वो रिसेप्टर ही नहीं है जिसमें टेस्टोस्टेरोन जाके बाइंड कर ले। 5 से 15% इन बालों में भी हेयर लॉस आता है। तो आप देखेंगे जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो जैसे हम एक खेती की भाषा में कहते हैं 100 बीज लगाएंगे 100 पौधे नहीं आते, 80 आएंगे, 85 आएंगे, 90 आएंगे, ये बहुत लंबे टर्म तक टिकेंगे। इसका लाइव प्रूफ ये है, हर एक चीज हमारी बॉडी में जेनेटिकली कोडेड है, ये आप भी जानते हैं, करेक्ट। अगर आपके फादर के, दादा मामा के अभी तक पीछे के बाल उस उम्र में भी टिके हुए हैं, तो आपके पीछे के बाल ही तो आगे लगाए जा रहे हैं, तो उस उम्र तक चलने ही चलने। लेकिन हाँ, इसकी मेंटेनेंस जरूर है। जैसे ये रूटीन, एक बार जब आपके बाल बन जाएंगे तो कहीं थिनिंग ना आए, तो बीच बीच में साइक्लिकली अपने डॉक्टर से मिलके आप ट्रीटमेंट अगर लेते रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट की, हर 1.5-2 साल में 3-4 महीने में मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें, तो ये ट्रांसप्लांट आप आराम से, कोई भी एक सिंगल ट्रांसप्लांट आप आराम से 15, 20, 25 साल भी एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें जो उन्होंने बोला डाउट कि भाई ये बाल उड़ जाते हैं, ये बिल्कुल सही डाउट है। देखिए, इसमें आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को इतना एडेप्ट होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए, या मैं ऐसा वर्ड नहीं यूज करूंगा समझदार, बट नॉलेज होनी चाहिए कि डोनर एरिया में भी एक परमानेंट जोन है, एक नॉन परमानेंट जोन है, जिसकी कोई माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन नहीं है जी। ये कर करके ट्रांसप्लांट कर करके समझ में आता है कि हाँ ये परमानेंट जोन है, ये नॉन परमानेंट जोन है। 90% जब हम बाल निकालते हैं वो परमानेंट जोन से अगर निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे सिर्फ 10% वॉल्यूम लॉस आएगा ट्रांसप्लांट में। लेकिन अगर पेशेंट के प्रेशर में आके, या थोड़ा डॉक्टर कम ट्रेंड हो और पेशेंट का प्रेशर हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के चक्कर में आप सही टेक्निक नहीं यूज करें, आपने पूरा शरीर छेद के बाल निकाल दिए, तो 50% परमानेंट आ गए, 50% नॉन परमानेंट। ऐसे पेशेंट के बाल 2 साल में उड़ जाते हैं, वो बोलते हैं ट्रांसप्लांट, खराब सर्जरी। ओके, ये गलत धारणा निकल जाती है। जी 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 जी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है और आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से निखर कर आ जाएगी। और जहां तक उसकी सेफ्टी की बात है, डॉक्टर विकास पांथरी हमें बता रहे हैं कि पूरी तरह से सेफ है, लेकिन एक कंडीशन जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि आपको एक अच्छे सेंटर में और एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। एक्सपर्ट हैंड्स में अगर आप रहेंगे तो यकीनन आपकी जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो बहुत बहुत सक्सेसफुल रहेगी, बहुत सेफ रहेगी। और भी बहुत से सवाल हैं, जैसे कि एक सवाल है कि डिलीवरी के बाद महिलाएं जो हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा सकती हैं, उसके क्या सिनेरियो होता है, पोस्ट कोविड के बाद कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या सीन है। बहुत से सवाल हैं, जाएं आप जरूर चेक करें कि वो प्रॉपरली ट्रेंड है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। जो डर रहता है इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में या इससे जुड़े खतरों के बारे में, वो पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर करता है कि कितना स्किल्ड जो डॉक्टर हैं और साथ ही साथ जो जगह है, जो सेंटर है, वो कितनी इक्विप्ड है। तो हमेशा देखा जरूरी होता है कि आप देखिए वहां पे किस तरह का मैनेजमेंट है। इनफैक्ट डॉक्टर पांथरी, मुझे लगता है कि जो एनेस्थीसिया टीम है वो कितनी क्वालिफाइड है, एक सर्जरी में उनका भी एक बहुत अहम रोल होता है। बहुत से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा था कि आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी मैं, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो नई नई माँ बनी हैं। और तो पोस्ट कोविड जो पोस्ट डिलीवरी जो है, जो सर्जरी की अगर हम बात करें, कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, तो क्या महिलाएं पुरानी जैसे पहली उनकी फिगर थी उसमें आ सकती हैं, वो पूछ रही हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सवाल। एब्सोल्युटली। देखिए, प्रेगनेंसी के बाद में 2 सबसे बड़े जो एरियाज महिलाओं के लिए उनको परेशान करते हैं, एक तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है क्योंकि बॉडी अभी फीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। दूसरा, जो उनके पेट है, बिकॉज जो उनका यूट्रस है, गर्भाशय है, वो बड़ा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, 9वें महीने में डिलीवरी के लिए, तो आपकी स्किन भी खिंचती चली जाती है। और बिकॉज इतना वो चलना फिरना नहीं हो पाता, उस समय खट्टा खाने का मन करता है, काफी चीजें हम खाते रहते हैं, तो वेट भी बढ़ जाता है। तो 2 सबसे कॉमन सर्जरी जिसके लिए डिलीवरी के बाद में महिलाएं कांटेक्ट करती हैं, एक तो ब्रेस्ट की सर्जरीज और दूसरा पेट को कैसे हम कम करें, या अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, स्किन लूज है, उसको हम कैसे हटाएं।
तो उनको ये समझना है, कुछ एक सर्जरियां हैं जिन्हें हम मॉमी मेकओवर बोलते हैं। मॉमी मेकओवर में हम ब्रेस्ट रिडक्शन, लाइपोसक्शन, टमी टक, पेट का हम करके देते हैं। लेकिन ये सर्जरियां मैं इन महिलाओं को, सब महिलाओं को जिन्होंने डिलीवरी जिनकी हो गई है, ये एडवाइस करूंगा, जब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड से वीन हो जाए, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दे, तब आप प्लान करें। क्योंकि काफी सारी बेहोशी की दवाइयां जो हम देते हैं ऑपरेशन के टाइम में, वो सारी आपके ब्रेस्ट मिल्क में प्रोड्यूस होती है, तो वो बच्चे को ना जाए। इसलिए बेटर है कि किसी भी डिलीवरी के बाद में आप 7, 8, 9 महीना, 1 साल, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा बच्चा पूरा वीन हो गया है, उसके बाद आप इन सर्जरीज के लिए जा सकते हैं, जिसे मॉमी मेकओवर बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ब्रेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, टमी को जो आपकी पहले बड़ी होगी थी उसे कम कर सकते हैं, लूज स्किन को निकाल सकते हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स आ गए वो वाली लूज स्किन को भी निकाल सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि अगर यंग मदर्स जो हैं फीड कराती हैं तो उस वक्त पे कोई भी इस तरह का मेडिकल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल डॉक्टर विकास पांथी से हमारा है पोस्ट कोविड के सीन के बारे में कि व्हाट इज द सीन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज पोस्ट कोविड और किस तरह की प्रिकॉशंस ऐड की गई हैं। देखिए, सीन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऐसा है, आपको ये समझना है, ये कॉस्मेटिक सर्जरीज एक इलेक्टिव सर्जरीज हैं, ये इमरजेंसी सर्जरीज तो है नहीं कि जो हम कोविड के टाइम में रिस्क लेके हर पेशेंट का करते हैं, करेक्ट। तो अभी कोविड टाइम में लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस, काफी नियर एंड डियर वन के लॉसेस भी हुए हैं। धीरे धीरे अब लोगों की मानसिकता खुल रही है कि हाँ मैं अपने रूटीन लाइफ की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार का बढ़ते जा रहा है, ज्यादा लोग कवर होते जा रहे हैं। अब जाके वापस हम ये कह सकते हैं कि हाँ कॉस्मेटिक सर्जरी के पेशेंट्स की इंक्वायरीज और उनका वापस से एक जो रुझान है हमारी तरफ, वो आना अब चालू हो गया है। तो सीन तो अब मैं अब यही बोलूंगा कि जो पोस्ट कोविड सीन है अब कॉस्मेटिक सर्जरी का, ये अब धीरे धीरे मे बी 2022 के मार्च के बाद में अब और बढ़ता ही जाएगा जैसे पहले था। दूसरी बात, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, तो इसमें कुछ एक प्रिकॉशंस अब ऐड हो गए हैं। अगर हम देखें जैसे पीपीई किट पेशेंट भी पहनेगा, डॉक्टर भी पहनेंगे, टेक्नीशियंस भी पहनेंगे, सबको पीपीई किट, N95 मास्क, डबल मास्क, बैरियर, एंड जो रूटीन हम ओटी प्रिकॉशन लेते हैं उसके ऊपर ये करना ही करना है। हमारे यहाँ पे रेडियंट क्लिनिक में हमने एक चीज स्ट्रिंजेंट कर दी थी जब से हमने काम शुरू करा वापस पोस्ट कोविड, कि भाई आपको सर्जरी करानी है तो सर्जरी के विदिन 72 आवर्स की RT-PCR कोविड रिपोर्ट जरूर लाए। RT-PCR कोविड नेगेटिव आप रहेंगे तो फिर हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं। और अपना और अपने मेडिकल स्टाफ का भी हम हर महीने में एक बार RT-PCR कोविड टेस्ट करा के टेस्ट करते हैं। जी। हम तक मैसेज पहुंचा है पंकज का, देहरादून से इनका मैसेज है और ये कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ रिंकल्स जो हैं वो चेहरे पर आ जाते हैं, तो क्या रिंकल को दूर करने के लिए भी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी होती है? रिंकल को दूर करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी तो नहीं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर मैं कह सकता हूँ, नॉन सर्जिकल जो होता है जिसे हम बोटॉक्स बोलते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन जो बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन है वो क्या करता है, जो आपके रिंकल्स हैं जो लूज हो गए, जो कोलेजन आपका वहां पे लूज हो गया, उनको वो डाइल्यूट कर देता है। तो इससे आपकी स्किन में खिंचाव आता है। जब वो स्किन में खिंचाव आता है तो रिंकल्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसे पेपर को हम फोल्ड करें तो उसमें क्रम्पल्स आ जाते हैं, करेक्ट। जैसे हम खींचो क्रम्पल्स चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको जरूर जागरूक रहना है कि बोटुलिनम टॉक्सिन यानी बोटॉक्स आप जब भी इंजेक्ट कराएं, ये 6 महीने 8 महीने में कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत रिपीट कराना पड़ सकता है। ओके। अच्छा, सर्जरी के बाद यानी कि पोस्ट प्रोसीजर जो सर्जिकल प्रोसीजर है, किसी तरह के एहतियात की बात आप सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे लोगों को रखनी चाहिए, या कितना जल्दी वो आम लाइफस्टाइल में लौट सकते हैं? करेक्ट। पोस्ट प्रोसीजर हर सर्जरी के बाद में इंस्ट्रक्शन अलग ही रहते हैं। मैं एक रूटीन देता हूँ, जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि 3-4 दिन आप रेस्ट ही कर लें, बिकॉज सर पे थोड़ी सूजन आती है, ठीक है। वो अपने साथ में पूरा वो स्वेलिंग जो है सारे ट्रांसलेशन फ्लूइड को लेकर चली जाती है, तो आप 5वें दिन से नॉर्मल कैप पहन सकते हैं। हाँ, कई सर्जरियों के बाद में जो कॉमन पोस्ट प्रोसीजर एक हमारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि 30 दिन आप पूरा वर्कआउट, हेवी वेट लिफ्टिंग, ये सब चीजें अवॉइड करें। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद, चाहे डे केयर सर्जरी है, 3-4 दिन रेस्ट जरूर लें, अपनी बॉडी को हैबिचुएट होने दें कि हाँ मेरी अभी सर्जरी हुई है, अब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। बाकी जो सर्जरी टू सर्जरी एक अलग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो पेशेंट को उसी समय सर्जरी के बाद पूरे समझा दिए जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर विकास पांथरी, आप बहुत लंबे अरसे से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो एक यूथ में मैं आप कहना चाहती हूँ कि बड़ा इन्फ्लुएंस उनको रहता है कि हमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसा दिखना है। तो आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे जो बॉलीवुड स्टार्स की तरह, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह दिखना चाहते हैं, छोटी उम्र के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, उन्हें मैं ये बोलूंगा कि प्रभु ने हर किसी को अलग बनाया है तो हम अपने ही लिमिटेशंस में जितना बेहतरी पा सकें वो ज्यादा बेटर है। मैं आपको बताऊंगा, कई बार हेयर ट्रांसप्लांट कराने लड़के आते हैं तो ऐसे 2-3 किस्से। छत्तीसगढ़ में एक जगह है दुर्ग, वहां से एक लड़का मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, जब वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने हैं, वो विराट कोहली की फोटो लेके आए साइड व्यू। तो मेरे को इनकी तरह सी शेप चाहिए। अब मैंने कहा विराट कोहली का माथा तो इतना छोटा है, तुम्हारा तो डबल साइज का इतना चौड़ा माथा है, हम कैसे तुम्हें वैसा शेप दे सकते हैं हेयरलाइन का। हमें समझना है कि हमारी बॉडी भगवान ने यूनिक बनाई है। हर किसी की बॉडी दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं होती है। हर किसी की इम्यूनिटी भी, हर किसी का कैसे उसने एक्सेप्ट करना है ग्राफ्ट को या किसी भी सर्जरी को, सब हिसाब किताब अलग रहता है जी। तो हमारी बॉडी के हिसाब से जो चीज हमारे लिए बेटर है वो अपने डॉक्टर के साथ बैठ के अच्छे से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सीधा जाइए सर्जरी कराइए, बिल्कुल गलत है। अच्छे से कंसल्टिंग करिए, पहले आधा घंटा पौना घंटा लीजिए, पहले समझिए कि हाँ मेरी बॉडी के हिसाब से मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, ये मेरी एक उम्मीद है। जैसे अगर आपने वो फोटो भी रखी सेलिब्रिटी की, ये मेरी एक उम्मीद है, यहाँ तक आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर और पेशेंट का एक विजन मैच हो जाता है कि मैं आपको इसका 70-80% या मैं यहाँ तक, या मैं इतना दे सकता हूँ, इतना नहीं दे सकता हूँ। एक क्लियर बात हो जाए वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट जो एम करते हैं मैं सलमान बन जाऊं, शाहरुख बन जाऊं, ऋतिक जैसा बन जाऊं, होता क्या है कि फिर वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आप कितना भी उन्हें रिजल्ट दे रहे, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। कि वो क्या बोलेंगे, सर थोड़ा सा लेफ्ट एंगल में मुझे लग रहा है सलमान का और डीप है। तो इसलिए बेहतर यह है कि हर डॉक्टर को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेने से पहले जी क्लियर कट उनके साथ ब्लैक और व्हाइट में बात हो जाए, इतना मिलना है, इतना नहीं मिलना है, यही चीज होने वाली है। आपको माननी है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। और आखिरी सवाल डॉक्टर विकास पांथरी आज आपसे हमारा, कि कुछ टिप्स आप हमें देना चाहें या कुछ खास एडवाइस देना चाहें कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, और खासतौर से उस डर के बारे में जो लोगों को है कि कितनी सेफ है कॉस्मेटिक सर्जरी। देखिए, मेरा एक ही टिप और एडवाइस सबके लिए रहेगा कि डर अपने मन से मिटा दें। आज की डेट में जब हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी हमें करानी हो, या घर में हड्डी की फ्रैक्चर हो जाए किसी का, है ना, या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, हमें वो इमरजेंसी प्रोसीजर कराना पड़ता है। हम सबसे पास का या बड़े नामचीन डॉक्टर का एक अस्पताल ढूंढते हैं और हम ट्रीटमेंट करा डालते हैं। हम उनसे एक बार मिलते हैं, समझते हैं और करा डालते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी प्रोसीजर है। दिक्कत कहाँ पे है कि अभी कॉस्मेटिक सर्जरी का एडवेंट इंडिया में हुआ है पुराने डिकेड में, और अब धीरे धीरे इसकी जो अवेयरनेस है टायर 2 सिटीज में भी जा रही है। क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी कम है तो लोग में घबराहट ज्यादा है, और क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों के, अगर अब इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं करने वाले, अगर किसी एक का भी केस खराब हो जाता है, वो उसी समय एक धारणा गलत बन जाती है कि ये चीज बनी नहीं है हमारे। इन धारणाओं से दूर हटे, अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से अपने डॉक्टर्स की स्टडी करें, जहां आप कराने वाले उनके रिजल्ट्स चेक करें, डॉक्टर के साथ बैठे, उनकी समझ देखें, परख देखें कि हाँ उनकी नॉलेज कितनी है, उन्होंने मुझे क्या समझाया, उनके पीछे बॉडी ऑफ वर्क कितना है। उसके बाद में आपको कभी भी प्रॉब्लम कॉस्मेटिक सर्जरी में आने नहीं वाली। कैसे हम इमरजेंसी सर्जरीज के लिए डायरेक्ट जाते हैं और करा लेते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए फिर इतना क्यों सोचना? सिर्फ मन की धारणा और मन का डर, क्योंकि इंटरनेट पे हमने 100 बातें गलत भी पढ़ ली है, हमने 1000 बातें अच्छी पढ़ी ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डर हम इधर उधर की गलत साइट्स में पढ़कर डाल लेते हैं अपने जहन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज डॉक्टर विकास पांथरी ने हमको बहुत अच्छे से डिटेल में हमारी इन सारी क्वेरीज, हमारे इन डाउट्स को क्लियर कर दिया है कि अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये कराने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी हिचकिचाहट के जाइए। डॉक्टर विकास पांथरी हमें बता चुके हैं सही डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, और एक ऐसी जगह पर जाएं जो पूरी तरह से सुविधा संपन्न हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विकास पांथरी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।